गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ज्ञान रतन यूपीएससी टाइम्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करी थी और प्रस्तावना से संबंधित प्रत्येक मुद्दे को, प्रत्येक आयाम को सरलतम रूप में समझने का प्रयास करा था। दोस्तों, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। और जब हम स्रोतों की बात करते हैं तो उससे दोस्तों हमारा आशय होता है कि भारतीय संविधान जिस समय बनने की शुरुआत हुई तो किन चीज़ों को भारतीय संविधान में, किन देशों के संविधानों से लिया गया, किन चीज़ों को भारतीय कह सकते हैं कि भारत जो गुलाम था तो गुलामी के दौर में अंग्रेजों ने भारत में शासन स्थापित करने के लिए समय समय पर कुछ कानूनों को लागू करा। उन कानूनों से हमने क्या अपने संविधान में जोड़ा, प्लस हम कह सकते हैं कि एक और चीज़, भारतीय लोगों के मूल जो भारतीय परिस्थिति थी उसके अकॉर्डिंग हमने किन नई चीज़ों को संविधान में जगह दी। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, स्रोतों की बात करते हैं, तो दोस्तों दो प्रकार के स्रोत हमारे सामने भारतीय संविधान के उभर कर आते हैं। पहला स्रोत दोस्तों हम कहेंगे कि बाह्य स्रोत, दूसरा दोस्तों आंतरिक स्रोत। अगर बाह्य स्रोतों की चर्चा करी जाए तो दोस्तों इसमें उन देशों का संविधान होगा जिन देशों के संविधान से हमारे देश के संविधान में कुछ ना कुछ चीज़ों को लिया गया है। दोस्तों जैसे हम अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका का संविधान, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, रूस। दोस्तों ये वो महत्वपूर्ण देश है जिन देशों से जब भारत का संविधान बना तो कुछ ना कुछ चीज़ों को, उन चीज़ों को जो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार बेहतर हो सकती हैं, जो भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल हो सकती है, उन कानूनों को, उन प्रावधानों को इन देशों के संविधानों से उठाया गया और या तो जो का तो या फिर हल्के फुल्के थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ भारतीय संविधान में रख दिया गया। दोस्तों जब हम आंतरिक स्रोतों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आंतरिक स्रोत भारत 1947 से पहले हम देखते हैं कि भारत एक गुलाम देश था। और भारत किसका गुलाम था दोस्तों? भारत ब्रिटेन का, मतलब लंदन का भारत गुलाम था। और जब अंग्रेजों ने भारत पर अपना शासन स्थापित करा तो शासन स्थापित करने के बाद शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, शासन को अच्छे प्रकार से चलाने के लिए, शासन को इस प्रकार से चलाने के लिए कि अंग्रेज भारत में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमा सकें, क्योंकि अंग्रेज भारत में शुरुआत में जब आए थे तो व्यापारी और शासक दोनों थे दोस्तों। तो इसलिए अंग्रेजों की प्राथमिकता भारत में व्यापार करने की भी थी। लेकिन बाद में जब अंग्रेजी कंपनी से व्यापारिक अधिकार छीन लिए जाएंगे और 1857 का विद्रोह होगा और 1857 के विद्रोह के बाद वो सारी शक्ति जो अंग्रेजी कंपनी के पास थी वो अब अंग्रेजी संसद के पास चली जाएगी दोस्तों। और जब वो सारी शक्ति अंग्रेजी संसद, अंग्रेजी महारानी के पास जाएगी तो महारानी भारत के संबंध में और कुछ नियमों को बनाना शुरू कर देगी। और वो नियम इस प्रकार से होंगे कि 1857 से पहले के जो नियम होंगे वो कंपनी को फायदा पहुंचाने वाले होंगे और 1857 के बाद जो नियम बनाए जाएंगे वो सीधा ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाने वाले होंगे। तो दोस्तों हम देखेंगे, जो मैं आपसे टोटली कहना चाहता हूँ, मैं टोटली बात आपसे ये कहना चाहता हूँ अंततः कि ब्रिटेन का दौर जो रहा, चाहे वो कंपनी का दौर रहा, चाहे वो ब्रिटेन महारानी का दौर रहा, लेकिन समय समय पर भारत में कुछ कानूनों को पारित किया गया। अगर उदाहरण स्वरूप हम क्या देख सकते हैं दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इससे शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स परिचित हैं। उसके बाद दोस्तों हम 1773 के बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आएगा। उसके बाद 1813 का एक्ट आएगा। 1813 के बाद दोस्तों 1833 देखेंगे, 1853 देखेंगे, 1858 देखेंगे और इस तरीके चलते चलते दोस्तों 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का दोस्तों भारत सरकार अधिनियम। और 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बाद हम देखेंगे 1947 का अधिनियम, जिस अधिनियम के अनुसार भारत को दोस्तों आज़ादी दी गई।
तो सामान्यतः जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज़ादी से पहले अंग्रेजों ने भारत में बहुत सारे कानूनों को पारित किया था। और जब हमारे देश का संविधान बन के तैयार हुआ, जब हमारे संविधान बनने की शुरुआत हुई, तो हमने बहुत सारी चीज़ों को उन कानूनों से लिया। दोस्तों ऐसा इसलिए लिया क्योंकि अंग्रेजों ने एक प्रकार से हम कह सकते हैं उन कानूनों की आदत भारतीयों को पड़ चुकी थी, क्योंकि लंबे समय से भारतीय उन कानूनों के अनुसार शासित हो रहे थे। भारतीय उन कानूनों के कह सकते हैं उन कानूनों के अनुसार भारतीयों को रहना पड़ रहा था। और वो कानून एक तरीके से ऐसा था कि भारतीय प्रकृति उन कानूनों को स्वीकार एक्सेप्ट कर चुकी थी। इसलिए जब संविधान बनाया तो ऐसा माना गया कि ये ना देखकर कि हम एक दुनिया का ऐसा संविधान बनाए, हम वेद पुराण, हम बाइबल बनाए, हम कुरान बनाए, हमें कोई ऐसी पुस्तक नहीं बनानी जो बिल्कुल अलग हो, हमें कोई ऐसी पुस्तक नहीं बनानी जो दुनिया में बिल्कुल नहीं हो, हमें कोई ऐसा संविधान नहीं बनाना जो आज तक किसी ने देखा ना हो, किसी ने सोचा ना हो, किसी ने सुना ना हो। हमें तो एक ऐसा संविधान बनाना है जो हमारे देश को सुचारू रूप से चला सके। हमें एक ऐसा संविधान बनाना है जो हमारे देश के लोगों का और हमारे देश का भला कर सके। हमें एक ऐसा संविधान बनाना है जो देश के लोगों को आगे लेके जाए, देश के लोगों को विकास का रास्ता दिखाए, समानता का रास्ता दिखाए, अधिकारों का रास्ता दिखाए। तो दोस्तों हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर भारत के संविधान को कहते हैं कि भारत का संविधान दुनिया के संविधानों से जो मर्जी वो उठा लिया और बनाना शुरू कर दिया भारत के संविधान को। लेकिन दोस्तों इसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते कि भारत के संविधान में किन देशों से किन किन चीज़ों को उठाया गया और किस तरीके से हमारे देश का संविधान बन के तैयार हुआ। तो दोस्तों संविधान में सबसे पहले हम अमेरिका की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों अमेरिका से हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए, संविधान के भाग 3 में हमें मौलिक अधिकार मिलते हैं। और दोस्तों मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए। संविधान की सर्वोच्चता, जो संविधान की सर्वोच्चता है वो हमने अमेरिका से ली है। दोस्तों हमारे देश में दुनिया भर में 3 तरह के कह सकते हैं कि सिस्टम काम करते हैं, 3 तरह की प्रणाली काम करती हैं। वो 3 तरह की प्रणाली हम देखते हैं कौन कौन सी काम करती हैं। दोस्तों अगर हम ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन की संसद सबसे बड़ी होती है। दोस्तों अगर हम अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में दोस्तों हम न्यायालय देखेंगे, सबसे बड़ा होगा जो अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय होगा, सर्वोच्च न्यायालय सबसे बड़ा होगा। हालांकि जो संविधान की सर्वोच्चता, जो संविधान सबसे बड़ा होगा, ये हमने अमेरिका से लिया है। लेकिन समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, अमेरिका की जो न्यायाधीश हैं, जो वहाँ के कोर्ट होंगे, जो वहाँ के कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होंगे, उनकी शक्तियाँ कहीं ना कहीं संविधान से ज़्यादा हो जाएगी। संविधान से ज़्यादा होने का दोस्तों मेरा मतलब है कि उनकी शक्ति संविधान को डिफाइन करने की, संविधान को परिभाषित करने की, संविधान की समीक्षा करने की, संविधान का पुनरावलोकन करने की उनकी शक्ति हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि न्यायालय जो कहता है वही संविधान है, मतलब न्यायालय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय के पास होगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन में संसद सबसे बड़ी होगी, मतलब अगर कोई मुद्दा ऐसा आता है कि जिसमें ब्रिटेन की संसद में और सर्वोच्च न्यायालय के बीच में कोई मुद्दा ऐसा आता है कि दोनों में वो मुद्दा चल रहा हो, तो जो संसद तय करेगी उसको माना जाएगा। लेकिन दोस्तों हमारे देश में एक अलग व्यवस्था को कायम करा गया है। हमारे देश में दोस्तों अगर भारत की बात करें तो हम देखेंगे संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता को हमारे देश में स्वीकार करा गया है। अमेरिका में न्यायालय की सर्वोच्चता को स्वीकार करा गया है। संसद और न्यायालय के बीच में कोई केस जाएगा, कोई चर्चा होती है, तो वो अंतिम फैसला होगा जो वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय कहता है। ब्रिटेन में वो अंतिम फैसला होगा जो ब्रिटेन की संसद कहती है। लेकिन भारत में अंतिम फैसला वो होगा जो भारत का संविधान कहता है। और भारत का संविधान क्या कहता है, एक पुस्तक दोस्तों क्या कहेगी, तो भारत का संविधान जो कहेगा वो सुप्रीम कोर्ट ही आपको बताएगा, और सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान के अनुसार ही कार्य करेगा। अमेरिका में सुप्रीम कह सकते हैं कि संविधान वो होता है जो वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय बताए। भारत में कह सकते हैं कि संविधान जो होगा सर्वोच्च न्यायालय उसके अनुसार ही कार्य करेगा। तो संविधान के ऊपर भी एक प्रकार की बाध्यता है
कि सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर ही भारत में एक प्रकार की बाध्यता है कि सर्वोच्च न्यायालय भी संविधान की परिधि से बाहर होकर कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन दोस्तों अमेरिका में जो संविधान है, संविधान को डिफाइन करने का क्योंकि अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय कभी कभी संविधान की कुछ चीजों से आगे बढ़ते हुए फैसला सुना देता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन से दोस्तों हमारा मतलब होता है, जो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन से हमारा मतलब होता है कि अगर सरकार ने कोई कानून बनाया और सरकार की वो कानून बनाने के बाद हमें पता चलता है कि उस कानून से बहुत सारे लोगों के जो अधिकार हैं, बहुत सारे लोगों के हित हैं, वो प्रभावित हो रहे हैं। कि सपोज करो, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज करो अगर सरकार ने एक ऐसा कानून बना दिया कि आज से किसी भी व्यक्ति को भारत में राशन सप्लाई नहीं किया जाएगा, जो दोस्तों राशन मिलता है पीडीएस प्रणाली के तहत में। सपोज करो कि हमारी सरकार ने एक ऐसा नियम बना दिया कि आज से किसी व्यक्ति को राशन नहीं दिया जाएगा। दोस्तों जब सरकार ऐसा नियम बनाएगी तो सरकार को संसद में उसे पास कराना पड़ेगा, राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर कराने पड़ेंगे, और राष्ट्रपति पे हस्ताक्षर करने के बाद जब वो नियम लागू होगा तो लागू होने के बाद समस्या होगी लोगों को, क्योंकि देश के अंदर एक बहुत बड़ी जनसंख्या गरीबों की है और बेरोजगारों की है, जिनका राशन से बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि काम चल रहा है। वो लोग जब इस चीज़ से दुखी होंगे तो उन लोगों के साथ देश की बहुत सारी एनजीओ या फिर कह सकते हैं और भी संस्थाएं मिलकर सर्वोच्च न्यायालय में एक पिटीशन डालेंगे, एक याचिका डालेंगी और कहेंगी कि सरकार ने जो कार्य किया है पीडीएस प्रणाली को, राशन प्रणाली को बंद करने का, वो देश के लोगों पर बहुत गलत इफेक्ट डाल रहा है, प्रभाव डाल रहा है, इसीलिए सरकार देश के लोगों के साथ न्याय नहीं कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट को इस पर एक तरीके से इसकी समीक्षा करनी चाहिए इस कानून की, कि ये कानून देश की स्थिति के अनुसार ठीक है या नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को परखेगा, उस कानून की समीक्षा करेगा। अगर वो कानून उस समय देश की स्थिति के अनुसार ठीक है तो ठीक है, लागू रहेगा, और ठीक नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे जीरो घोषित कर देगा। तो दोस्तों ये सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है और इसे ही न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय सरकार के बनाए हुए किसी भी कार्य को, किसी भी कानून की समीक्षा कर सकता है। इसे ही हम न्यायिक पुनरावलोकन कहेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है। ये इसलिए आवश्यक है ताकि न्यायाधीश स्वतंत्र होकर कार्य करें, वो किसी से डर में रह के कार्य न करें। और वो किसी से डर के कार्य करेंगे तो वो कभी भी एक कह सकते हैं कि सही फैसला नहीं सुना पाएंगे। दोस्तों निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन और उस पर महाभियोग मतलब राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जाए। वित्तीय आपात। दोस्तों वित्तीय आपात से हमारा मतलब है जब देश का खजाना खाली हो जाता है और देश के ऊपर बहुत ज़्यादा ऋण हो जाता है, जब देश अपने सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देने लायक भी नहीं रहता, देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं अपना खर्चा चलाने में नाकाम हो जाती है, तो उस समय एक वित्तीय आपात की स्थिति हो जाती है। और वित्तीय आपात में सरकार को किस प्रकार से व्यवहार करना है, क्या कार्य करना है, क्या कार्य नहीं करना, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया हमने अमेरिका के संविधान से ली है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया, क्योंकि ब्रिटेन से हमारा बहुत एक कह सकते हैं कि बहुत भाई भाई जैसा एक कह सकते हैं कि रिश्ता था, क्योंकि ब्रिटेन से लंबे समय तक हमारे देश में ब्रिटिशर्स रहे। और देखेंगे कि चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो पटेल हो, चाहे वो डॉक्टर अंबेडकर हो, उस समय के जो बड़े बड़े नेता हैं वो ब्रिटिशर्स के साथ उनका उठना बैठना रहना था। तो ब्रिटेन की व्यवस्था का एक अच्छा खासा प्रभाव हमारे देश की संविधान पर पड़ना अपरिहार्यता आवश्यकता वो पड़ता ही। दोस्तों तो देखते हैं क्या क्या लिया है ब्रिटेन से। तो संसदात्मक शासन प्रणाली। हमारा संसद किस प्रकार से चलेगा और हमारा ये देश संसद से चलेगा, ये जो विचार है, ये जो प्रणाली है, ये हमने ब्रिटेन से ली है। एकल नागरिकता की जो विचार है वो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। एकल नागरिकता से दोस्तों हमारा मतलब है कि हमारे देश में एकल नागरिकता होगी, एक व्यक्ति को सिर्फ एक नागरिकता दी जाएगी और नागरिकता होगी भारत देश की नागरिकता, कि वो पूरे देश का निवासी कहलाएगा, चाहे वो हरियाणा में रहता हो, राजस्थान में रहता हो, पूर्वी राज्यों में रहता हो, दक्षिणी राज्यों में रहता हो, कश्मीर में रहता हो, लेकिन वो नागरिक भारत का ही कहलाएगा। लेकिन हम अमेरिका में जाते हैं तो दोस्तों अमेरिका में दोहरी नागरिकता देखती है। एक वो व्यक्ति अमेरिका देश का नागरिक होगा, दूसरा वो जिस राज्य में रहता है उस राज्य का नागरिक होगा, लेकिन हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। आगे बढ़ेंगे। विधि निर्माण प्रक्रिया। कोई कानून बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा। दोस्तों जब भी कोई कानून देश के अंदर बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा, तो विधि निर्माण प्रक्रिया हमने
अमेरिका से ली है। आगे बढ़ेंगे, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत, दोस्तों सॉरी ब्रिटेन से ली है, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत। दोस्तों हम देखते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो लगभग 30 से 32% वोट बैंक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला था। तो मतलब मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि 70% लोग देश के अंदर ऐसे थे जिन्होंने प्रधानमंत्री को वोट नहीं दिया था। बस देश के 30 से 32% लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी को वोट दिया था, जबकि 70% लोगों ने मोदी जी को वोट नहीं दिया था। लेकिन तब भी मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। क्यों? क्योंकि ये जो 70% वोट मिला था वो देश की 10-20 जितनी भी अदर पार्टी थी उन पार्टियों को थोड़ा बट के मिला था। लेकिन सबसे बड़ी पार्टी जो एक साथ 30% वोट लेके आई थी वो नरेंद्र मोदी की बीजेपी पार्टी थी। और जो पार्टी थी किसी के हिस्से में 2%, किसी के हिस्से में 4%, किसी के हिस्से में 8%, किसी के हिस्से में 6%, किसी के हिस्से में 1%, इस प्रकार से वोट थे। तो एक तरीके से देखा जाए कि सर्वाधिक जिसे वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा। लेकिन बहुत सारे देशों में इस प्रकार की प्रणाली स्थापित है कि पार्टी को कम से कम 50% जो वोट होता है देश का वो लाना पड़ता है, तभी वो पार्टी अपनी एक तरीके से सत्ता पर काबिज हो पाएगी। लेकिन हमारे यहाँ ये सिस्टम है, जो सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया कि सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत। आगे बढ़ेंगे, कानून का शासन हमने ब्रिटेन से लिया है। दोस्तों कानून के शासन से हमारा मतलब है कि देश में कानून का शासन होगा, मतलब देश के सभी नागरिक कानून के सामने समान होंगे, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी छोटा व्यक्ति हो, किसी भी लिंग, जाति, समुदाय का हो, कानून के नजरिए में सब समान है। अगर सभी ने किसी ने भी क्राइम कराया तो कानून सभी को एक ही प्रकार से ट्रीट करेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आयरलैंड का संविधान, तो नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिए गए। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड के संविधान से ली गई है। राज्यसभा में ख्याति प्राप्त लोगों को मनोनीत करने की व्यवस्था। हम देखते हैं संसद के दो सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। उच्च सदन दोस्तों राज्यसभा को कहते हैं, और राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं वो कभी भी निर्वाचित होकर नहीं आते, बल्कि उन्हें देश की संसद और देश के सभी राज्यों की विधानसभाएं उन्हें चुनकर भेजती हैं। और कुछ सदस्य ऐसे रहते हैं राज्यसभा में जिन सदस्यों को दोस्तों जो अपने अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त होती है, और ये ख्याति प्राप्त जो लोग होते हैं जिन्हें विद्वानों का समूह कहते हैं, विद्वान लोग, इन्हें राज्यसभा में भेजा जाता है। और इन्हें राज्यसभा में जो भेजा जाता है वो ये तरीका जो पूरा होता है राज्यसभा में भेजने का, ये हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया है, तो दोस्तों प्रस्तावना की भाषा, ध्यान रखें पूछा जाता है। समवर्ती सूची, बहुत महत्वपूर्ण चीज, समवर्ती सूची। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार से हमारा मतलब होगा कि संसद में हम देखते हैं जो संसद के सदस्य होते हैं उन्हें बहुत सारे अधिकार मिलते हैं कि अगर उन्होंने कोई क्राइम कराया और संसद की प्रक्रिया चल रही है तो पुलिस उन्हें पकड़ नहीं सकती, और अगर कोई क्राइम कराया तो 14 दिन पहले, 18 दिन पहले, 2 महीने पहले उन्हें एक नोटिस देना आवश्यक होगा, या फिर उन्हें बहुत सारे के हवाई यात्राएं फ्री होंगी, संसद में कुछ भी बोलने का अधिकार होगा, जो भी कुछ वो संसद में बोलेंगे उसके खिलाफ कोई कोर्ट केस नहीं हो सकता। तो वो सारे जो विशेषाधिकार दिए गए हैं ताकि ये स्वतंत्रता से, आजादी से बोल सकें, आजादी से बोल सकें, हमारा पक्ष आजादी से उठा सकें, डरे ना किसी पार्टी से, क्योंकि अगर इनके ऊपर केस हो जाएगा संसद में कुछ बोलने पे तो ये डरेंगे, और डरेंगे तो नहीं बोलेंगे, और नहीं बोलेंगे तो देश की संसद आगे नहीं चलेगी। तो दोस्तों एक तरीके से हम कह सकते हैं, तो इसीलिए संसदीय विशेषाधिकार इन्हें दिए गए जो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए। केंद्र व राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, भारत सरकार मतलब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री क्या क्या कार्य करेंगे, उनकी क्या क्या शक्ति होगी, ये हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। आगे बढ़ते हैं, जर्मनी, तो दोस्तों आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां, अगर देश में कोई आपातकाल इमरजेंसी लगता है तो राष्ट्रपति की क्या शक्तियां होंगी। दोस्तों कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन, संघात्मक शासन से हमारा अर्थ होता है केंद्र और राज्य वाली व्यवस्था, मतलब हमारे देश में जो शासन चलता है वहां पर केंद्र होगा और एक राज्य होगा। केंद्र से हमारा अर्थ प्रधानमंत्री से होता है, प्रधानमंत्री के शासन से होता है। राज्य से हमारा अर्थ अन्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री से, प्रांतों के मुख्यमंत्री से होता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि संघात्मक शासन, संघ किसे कहते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं ये भी। तो दोस्तों भारत ये एक देश है, हम मान लेते हैं, और ये जो इसके टुकड़े बटे पड़े ये एक तरीके से प्रांत है, जैसे कि यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पंजाब हो गया,
ये भारत देश के प्रांत हैं। तो कोई भी ऐसा भूखंड, कोई भी ऐसी जमीन भूखंड जो लगभग कई प्रांतों से मिलकर बनी होती है वो संघ कहलाता है, वो ग्रुप कहलाता है। इस ग्रुप को दोस्तों हम संघ कहेंगे। मतलब भारत क्या है, भारत एक ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, मतलब राज्यों का समूह है। और कोई भी ऐसा देश जो राज्यों का समूह होगा वो संघ कहलाएगा। उसमें एक चीज और अप्लाई होनी चाहिए दोस्तों कि वहां पे शक्ति का बंटवारा हो, शक्ति का बंटवारा। अगर हम देखते हैं कि ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन में हम देखें, ब्रिटेन का जो संघ है, ब्रिटेन में ज़्यादातर शक्ति जो है वो संघ के पास है, मतलब प्रधानमंत्री के पास होती है। हम मतलब 90% शक्ति अगर ब्रिटेन की बात करें दोस्तों तो ब्रिटेन में 90% शक्ति लगभग संघ के पास होती है। और सीधे तौर पर हम कहें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पास होती है। अमेरिका की बात करें तो 50-50 दोस्तों, एक सबसे बेहतरीन संघ का अगर कोई उदाहरण होता है तो वो अमेरिका है, जहाँ पे 50-50 50% संघ को होगी, जो अमेरिका का राष्ट्रपति होगा क्योंकि वहाँ प्रधानमंत्री नहीं होते। और 50% जो दोस्तों शक्ति होगी वो स्टेट की होगी, मतलब राज्यों की होगी। जैसे हमारे यहाँ यूपी, बिहार, हरियाणा, ऐसे वहाँ पे न्यूयॉर्क हो गया, वाशिंगटन डीसी हो गया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें। और अगर हम भारत की बात करते हैं तो दोस्तों भारत में भी ज़्यादातर शक्ति जो है 70% शक्ति जो केंद्र को दी गई है, मतलब सीधे तौर पर हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री को दी गई है। और 30% शक्ति हमारे देश में सीएम को दी गई है, मतलब राज्यों को दी गई है, मुख्यमंत्री को दी गई है। तो हम कहते हैं हमारा देश भी संघ है, माना जाता है संघ, लेकिन मजबूत राज्य वाला संघ है। एक ऐसा संघ है जिसके ऐसा संघ है जहाँ पर केंद्र राज्यों के मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो दोस्तों ये लगभग संघ और हमने देख लिया। तो ये शासन प्रणाली के शक्ति का बंटवारा हो, दोनों क्या क्या कार्य करेंगे, और ये संघ भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये जो शब्द हमने उठाए ये कनाडा के संविधान से उठाए। आगे देखेंगे अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, जो शक्ति दोस्तों दोनों में बांटी गई है, केंद्र के बीच में और राज्यों के बीच में, उससे अलावा और कोई नई शक्ति बचती है, कोई ऐसी चीज़ है जो भूल गए, जो बांटना ध्यान नहीं रहा या जिसका जिक्र संविधान में नहीं है, तो दोस्तों वो शक्ति अगर कभी हमें पता चलता है कोई नई चीज़ उभर कर आती है तो वो भी केंद्र के पास रहेगी। राज्यपाल की नियुक्ति, हर राज्य का एक राज्यपाल होता है और उसकी नियुक्ति जो होगी, मतलब कह सकते हैं कि राज्यपाल की व्यवस्था, उसके पद की, उसकी नियुक्ति की व्यवस्था हमने यहाँ से लिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका का संविधान, दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो होता है वहाँ पर संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने वहाँ से ली है। और रूस से देखें तो मौलिक संविधान हमने रूस से, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए। दोस्तों मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं है, बाद में जोड़े गए। मौलिक संविधान मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं है, ये बाद में जोड़े गए। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में इसलिए जोड़ा गया क्योंकि भारतीय प्रकृति अपने आप में, भारतीय देश की प्रकृति अपने आप में सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक से हमारा अर्थ है यहाँ पे विभिन्न विभिन्न जाति, विभिन्न विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। इसलिए ये देखा गया कि भारतीय लोगों में प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, कभी भी एक ऐसी समस्या आ सकती है कि हिंदू मुस्लिम और मुस्लिम हिंदू के खिलाफ हो जाए, कभी भी ऐसी समस्या आ सकती है कि देश में दंगे फसाद हो जाए। देश में जगह जगह हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे दंगे फसाद हुए हैं और बहुत बड़े स्तर पर सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है, तोड़ फोड़ हुई है दोस्तों। तो ताकि देश के लोग ये ना करें, इसलिए अधिकारों के साथ देश के लोगों को कुछ कर्तव्य भी दिए गए कि देश के लोग देश के कानून का पालन करें, देश के लोग अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने का प्रयास करें, देश के लोग भाईचारा बना के रखें, देश के लोग शिक्षा, विज्ञान, इन चीज़ों को प्रोत्साहन दें, आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों ये वो सारी चीज़ थी जो हमने भारतीय संविधान से ली गई। अब इसके संबंध में थोड़ी सी चीज़ दोस्तों और देख लेते हैं, थोड़े से बिंदुओं को, पॉइंट्स को और देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों भारतीय संविधान में इतनी सारी चीज़ों को हमने लिया गया। अब थोड़ी सी आंतरिक स्रोतों की बात करते हैं। तो आंतरिक स्रोतों में मैंने आपको बताया था कि लगभग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 तक के सभी अधिनियम, इन अधिनियमों के अंतर्गत हमें जो भी चीज़ उपयुक्त मिली, जो भी चीज़ ऐसे मिली जो भारतीय संविधान में डाली जा सकती है, हमने डाला दोस्तों उससे। दूसरा देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम। दोस्तों 1935 का भारत सरकार अधिनियम, हम कहेंगे कि अगर भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा
बिंदु सबसे ज़्यादा चीज़ें कहीं से ली गई हैं, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ली गई हैं। दोस्तों देखते हैं कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम से क्या क्या चीज़ें ली गई, किस प्रकार से ली गई। तो 1935 का भारत सरकार का अधिनियम लगभग दोस्तों 200 से लेके और 200 से लेके 250 अनुच्छेद हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, और इन 395 अनुच्छेदों में हम कहते हैं कि लगभग 200 से लेकर दोस्तों 250 अनुच्छेद सीधे तौर पर 1935 के भारत सरकार अधिनियम से लिए गए हैं। दो सौ से लेकर 250 अनुच्छेद सीधे तौर पर या कुछ परिवर्तन के साथ संविधान में शामिल किए गए हैं। और कुछ चीजों को देखें तो समवर्ती सूची हमें यहीं से ली गई है। समवर्ती सूची जो भारतीय संविधान में डाली गई, तो दोस्तों वो यहाँ पे दी गई है। 3 सूचियों का प्रावधान, 3 सूचियों का प्रावधान कौन सी दोस्तों? हमने देखा था कि एक तो केंद्र सूची होगी जिस पर केंद्र नियम बनाए गए, एक प्रांत सूची और एक समवर्ती सूची जिस पर केंद्र या प्रांत कोई भी कानून बना सकता है। तो दोस्तों केंद्र सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भी कहते हैं ना। तो दोस्तों ये लगभग भारतीय संविधान के बारे में हो गया। अब हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि भारतीय संविधान में जब इतनी सारी चीज़ों को इधर उधर से उठाया गया है और इधर उधर से उठाकर जोड़ा गया है, तो दोस्तों इस पर एक प्रकार का विवाद बनना भी जारी कह सकते हैं। विवाद बनना भी बहुत स्वाभाविक है, बहुत आम बात है। तो दोस्तों देखते हैं जब भारतीय संविधान में इतनी सारी चीज़ों को इधर उधर से लेकर जोड़ा गया है तो विवाद बनना भी आम बात है। कुछ लोग आएंगे और भारतीय संविधान के बारे में कहेंगे कि भारतीय संविधान भानुमति का पिटारा है। भानुमति का पिटारा से दोस्तों हमारा क्या मतलब है कि कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। एक हमारे कहते हैं कहावत चलती है, भानुमति की कहानी थी जिसने बहुत बड़ा अपना कुनबा बनाया। तो ये कहते हैं कि कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, कहाँ कहाँ से चीज़ों को उठाया, कहाँ कहाँ से चीज़ों को जोड़ दिया और एक नया संविधान बना के दे दिया, कुनबा बन गया भानुमति का। तो दोस्तों इस चीज़ के बारे में देखते हैं। आलोचक हमारे देश के संविधान के बारे में ये बातें कहते हैं कि सबसे पहली बात कहते हैं कि मूल संविधान नहीं है। तो मूल संविधान से हमारा क्या अर्थ होगा? तो दोस्तों कहेंगे कि इस मूल संविधान नहीं है, भारत का संविधान एक मूल संविधान क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें कुछ चीज़ इसमें ऐसी चीज़ें नहीं है जो भारतीय, जिनका जन्म भारतीय धरती पे हुआ हो, जिनका जन्म भारतीय लोगों के दिमाग की उपज रहा हो, बल्कि उन चीज़ों को शामिल करा गया है जो अंग्रेजों से मिली, जो अमेरिकन से मिली, फ्रांसिस से, जर्मनी से, कनाडा से और रूस से। इन लोगों की चीज़ों को उठा के भारत के संविधान में जोड़ दिया गया है। इसलिए भारत का संविधान एक मूल दस्तावेज या फिर मूल संविधान नहीं है। लेकिन दोस्तों एज एक यूपीएससी स्टूडेंट होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपका पक्ष, आपका मत, आपका जो दोस्तों मत होगा वो संविधान के पक्ष में होगा। संविधान के पक्ष में होगा। और संविधान के पक्ष में दोस्तों हम कहेंगे कि संविधान बनाने वालों का उद्देश्य एक नया संविधान, या बिल्कुल कह सकते हैं कि एक इस प्रकार का संविधान जिसकी तुलना वेद पुराण या फिर बाइबल से कहे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बल्कि संविधान बनाने वालों का उद्देश्य दुनिया भर की अच्छी चीज़ों को मिलाकर एक ऐसा संविधान बनाना था जिस संविधान जो देश के लोगों को विकास की राह दिखा सके, जो देश में अच्छे शासन की स्थापना कर सके, जो एक कह सकते हैं कि देश के लोगों में अधिकारों को लेके विश्वास पैदा कर सके। ये हमारे देश के लोगों का उद्देश्य था। तो यहाँ पर ऐसे कुछ मायने नहीं रखता कि हमने कहाँ से किन चीज़ों को उठाया, लेकिन हमने देश की परिस्थितियों के अनुकूल एक ऐसा संविधान बनाया। ये चीज़ें महत्व रखती हैं दोस्तों। अगर हम दूसरे देशों के संविधान देखेंगे तो उनमें हमें बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, तो हमने बहुत सारी चीज़ों को नहीं उठाया। हमने सिर्फ उन्हीं चीज़ों को उठाया जो चीज़ें हमारे देश के अनुसार हैं, जो चीज़ें हमारे देश के लिए अच्छी हैं। तो कभी भी ये कहना कि हमारे देश का संविधान मौलिक संविधान नहीं है, ये बचकाना हरकत होगी।
जो व्यक्ति, मैं ये कह सकता हूँ कि 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, जो व्यक्ति भारत देश के संविधान को एक बार साफ मन से दोस्तों पढ़ेगा, वो कहेगा कि विश्व में मैंने ऐसा संविधान नहीं देखा, या फिर वो ये कहेगा कि भारत का संविधान किसी भी पक्ष के साथ कभी भी कोई भेदभाव नहीं करता है। भारत के संविधान ने लोगों को अधिकार दिए और समानता का अधिकार दिया। तो दोस्तों ये हम कहेंगे कि मूल संविधान मूल नहीं है, संविधान के पक्ष में लोग इस हमें अपना मत देना है। इस प्रकार जो मैंने आपको बता दिया, तो ये लगभग हमारे भारत का संविधान हो गया। और ये इसके मैंने आपको बता दिया क्या लोग इस चीज़ को लेके कि इधर उधर से भारत का संविधान बनाया गया है, कॉपी पेस्ट करा गया है, इसके संबंध में लोग क्या क्या बातें करते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि संविधान, जो संविधान के अनुसार देश चलता है, ये अवधारणा, ये सोचना भी, ये भी दोस्तों हमारी धरती पे, इस अवधारणा ने भी हमें धरती पर जन्म नहीं लिया, ये अवधारणा भी बाहर की है। कुछ लोग चाहते हैं कि भारतीय संविधान को बदलना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो दोस्तों जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो कहते हैं क्योंकि कॉपी पेस्ट संविधान है तो इसीलिए हिंदू राष्ट्र संविधान बनाएंगे। और जब वो हिंदू राष्ट्र संविधान की बात करते हैं तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो साफ साफ सीधे सीधे तौर पर पाकिस्तान को कॉपी कर रहे हैं और मुस्लिम राष्ट्रों को कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान और कुछ मुस्लिम देशों ने अपना जो संविधान बनाया है उसमें अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र बनाया। तो ये भी एक प्रकार की कॉपी होगी। और जो लोग देश के संविधान को कॉपी कहते हैं तो उनसे पूछिए आप क्या चाहते हैं और कौन सी व्यवस्था, अगर संविधान के अलावा एक बार कल्पना भी कर लें कि संविधान के अलावा और कोई और चीज़ आप देश को लागू कर देना चाहते हैं शासन के लिए, तो वो किस प्रकार से होगी, क्या चाहेंगे आप? क्या देश का लोकतंत्र ना हो? तो दोस्तों देश में लोकतंत्र होगा तब भी देश का संविधान कॉपी होगा। क्या देश में संसद ना हो? तो देश में संसद होगी तब भी देश का संविधान कॉपी होगा। तो जायज बातें करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है मिलेगा कि देश का संविधान कॉपी पेस्ट है। देश का संविधान दुनिया की उन सभी अच्छे संविधानों का मिश्रण है जो देश के अंदर होना चाहिए। हमारा देश का संविधान दुनिया के संविधानों से कह सकते हैं एक तरीके से प्रभावित है, लेकिन दुनिया के संविधानों की नकल नहीं है। दोस्तों जिस समय हमारा देश का संविधान बनना शुरू हुआ तो संविधान बनाने वालों ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करा, जो एक बड़ा कार्य था। हम कह सकते हैं 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को संविधान दोस्तों बनकर तैयार हुआ। एक तरीके से हम कहेंगे अपनाया गया। और 26 जनवरी 1950 को संविधान दोस्तों देश भर में लागू हो गया। संविधान को बनाने के लिए 63 से 64 लाख का खर्चा उस समय आया। संविधान को बनाने के लिए 63 से 64 लाख रुपए का खर्चा उस समय आया। और जब संविधान बना तो एक संविधान सभा को बनाया गया जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोगों को स्थान दिया गया, ताकि संविधान बनाते समय किसी भी धर्म की कह सकते हैं कि किसी भी धर्म के संबंध में कोई भी पक्ष छूट ना जाए। इतना खूबसूरत संविधान हमारे देश का संविधान है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों क्लास पसंद आई हो आपको तो मुझे थोड़ा सपोर्ट करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, कमेंट करो। अगर आपको भी कोई वीडियो चाहिए तो आप उसे कमेंट करो, मैं आपको बहुत बेहतर से आपके बिंदु को, आपके पॉइंट को, आपके विषय को जिसको आप समझना चाहते हैं मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों इसी तरीके से जुड़े रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।